हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 11 है। अगर आपने पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले जाकर उनको देख लें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी कर दिया कीजिए। थैंक यू। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर डैड अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब उसे रियलाइज़ होता है तो वो मुझसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आई। क्या तुम वर्कर्स के लिए शुगर फार्म फैक्ट्रीज़ में जो न्यू बिल्डिंग तैयार हुई है उनकी बिल्डिंग्स में पेंटिंग करने में हेल्प करोगी? ये सुन के नुज बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो एग्री करती है डैड के साथ काम करने के लिए। डैड नुज को बोलता है कि तुम थर्सडे को टाइम के साथ फार्म हाउस पे पहुंच जाना, मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। एक्चुअली मैं थोड़ा बिज़ी हूँ उस दिन, तो मैं तुमको वहां तक नहीं ले जा पाऊंगा। तुम टाइम के साथ ज़रूर पहुंच जाना। जिसे सुनकर नुज भी उसकी बात से एग्री करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें डैड के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है। एक्चुअली इसका जो ड्रामा होता है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका होता है, तो जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो उसको घेर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। जिन सारे रिपोर्टर्स का जवाब वो बहुत अच्छे से दे रहा होता है, जिसे देखकर उसकी डायरेक्टर भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि डैड का बॉयफ्रेंड अपने अपार्टमेंट में पहुंचा होता है, तो डायरेक्टर भी उसे उसके अपार्टमेंट तक पहुंचाने आती है। डैड के बॉयफ्रेंड को उसके फैंस की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, तो वो डायरेक्टर से हेल्प करने के लिए बोलता है और सारे गिफ्ट्स को उसके अपार्टमेंट तक पहुंचाने के लिए बोलता है, जिसे डायरेक्टर भी मान जाती है। डायरेक्टर डैड के बॉयफ्रेंड का अपार्टमेंट बहुत ध्यान से देखती है और बोलती है कि तुम्हारा अपार्टमेंट तो बहुत ज़्यादा छोटा है। इसके रिप्लाई में डैड का बॉयफ्रेंड उनको बोलता है कि हाँ, ये अपार्टमेंट मेरे भाई ने ख़रीदा था और उसकी डेथ के बाद मैं अकेले यहाँ पर रहता हूँ। एक्चुअली मेरी सेविंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने कभी बड़ा अपार्टमेंट लेने के लिए सोचा ही नहीं। इतना सुनते ही डायरेक्टर बोलती है, अब तुम फेमस हो गए हो, अब तुम्हें इन सब चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनकर यहाँ पर डैड का बॉयफ्रेंड डायरेक्टर को सीड्यूस करने की कोशिश करता है और बोलता है, ये सब आपकी मेहरबानी है। डायरेक्टर उसको बोलती है कि अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो ज़रूर से बहुत ऊंचाइयां छुओगे। डायरेक्टर उसको ये भी बोलती है कि ये सब मेरे बिना पॉसिबल नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि तुम हमेशा मेरे साथ काम करते रहो। जिसे सुनकर डैड का बॉयफ्रेंड भी एग्री करता है और वो उसे सीड्यूस करने की कोशिश दोबारा करता है। वहीं दूसरे सीन में हमें नुज को दिखाया जाता है जो कि फ्लावर का बुके बना रही होती है, जिसे पीछे से टाइम भी देख रहा होता है और वो नुज के पास आके बैठ जाता है, जिसे देखकर नुज वहाँ से अपना सामान लेकर जाने लगती है। तो टाइम बोलता है, क्या मेरी प्रेजेंस तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खटकती है? टाइम को रिप्लाई करते हुए नुज बोलती है, नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। टाइम नुज को रोकने के लिए टाइम उसके आगे आ जाता है, तो उसके हाथ से जूस गिर जाता है। जूस को साफ करने के लिए नुज अपना सारा सामान टेबल पर छोड़कर पोछा लेने चली जाती है, जिसे देखकर नुज टाइम को बताती है कि हर बार किसी को अपनी हेल्प के लिए नहीं बुलाना चाहिए, कुछ काम खुद से भी कर लेना चाहिए। पोछा लगाना इतना भी मुश्किल नहीं होता है। जिसे देखकर टाइम तो अजीब सा मुंह बनाता है और वो टेबल पर उसके सामान को छूने लगता है। जब तक नोच पोछा रखकर आती है तो नोच बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को छूने के लिए? टाइम नोच को रिप्लाई करते हुए बोलता है, जरूर से सामान तुम्हारा है, मगर ये घर मेरा है, तो मैं कभी भी कोई भी चीज़ छू सकता हूँ। ना बोलते ही टाइम वहाँ से चला जाता है। नुच रियलाइज़ करती है कि टाइम ने उसके लिए एक हैप्पी फेस बनाया होता है उस फ्लावर से, जिसे देखकर नुच बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरे सीन में हमें डैड को दिखाया जाता है जो कि अपने उस इन्वेस्टर को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए एग्रीमेंट साइन करवा चुका होता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं
मारिसा टाइम के पास आकर बोलती है, तुमने मुझे थैंक यू तो ढंग से बोला ही नहीं। मारिसा टाइम को बोलती है कि इस डील की खुशी में मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करूँ, तो क्या तुम आज मेरे साथ डिनर करोगे। वहीं दूसरे सीन में हमें डैड और ग्रैंडमदर को दिखाया जाता है, जिसकी ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती हैं और ये दोनों मॉम दोबारा आपस में एक दूसरे को सरकास्टिक कमेंट देना शुरू कर देती हैं। दूसरे सीन में हमें टाइम को दिखाया जाता है, जिसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, तो उसके लिए डैड हनी वाटर बना के लेके आता है। डैड टाइम का टेम्परेचर चेक करते हुए बोलता है, नहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है, बस पेट में ही दर्द है, क्या तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू तो नहीं कर दिया है। डैड टाइम को बोलता है, क्योंकि मीटिंग में तो सबने वही खाना खाया था जो तुमने खाया, मगर पेट में दर्द सिर्फ तुम्हारे ही क्यों हो रहा है। इतना सुनते ही टाइम कुछ सोच में पड़ जाता है और बोलता है, एक्चुअली मारिसा मेरे लिए खाना लेके आई थी। इतना सुनते ही डैड टाइम को चिढ़ाकर बोलता है, क्या उसने कुछ तुम्हारे खाने में मिला तो नहीं दिया था, और क्या उसने कोई जादू टोना तो नहीं किया है तुम्हारे ऊपर। डैड टाइम को बोलता है, मारिसा का भूत तुम्हारे ऊपर से उतारने के लिए मुझे तुम्हारे ऊपर होली वाटर छिड़कना होगा, और वो ग्लास में रखा हुआ पानी ही टाइम के ऊपर छिड़कना शुरू कर देता है। इन दोनों भाइयों की मस्ती स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी देर बाद टाइम के पेट में फिर से दर्द शुरू हो जाता है और वो डैड को पीछे छोड़कर अपने रूम में चला जाता है, जिसे देखकर डैड भी मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि टाइम सो रहा होता है, तो उसके फ़ोन पे कोई फ़ोन कर रहा होता है। ये और कोई नहीं, विद्युत ही टाइम को कॉल कर रहा होता है। चुन से बचने के लिए विद्युत एक होटल रूम में छुपा होता है। विद्युत को ढूंढते ढूंढते चुन के लोग भी उस होटल के रूम तक पहुंच गए होते हैं। जब वो विद्युत को वहां देखते हैं तो वो उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर विद्युत वहां से भी भागने की कोशिश करता है और वो वहां से भाग निकलता है। अगले सीन में हमें टाइम को दिखाया जाता है, जो कि रेडी हो रहा होता है। उसके फ़ोन पे बहुत सारी मिस कॉल पड़ी होती हैं, तो वो कॉल बैक करता है, जिसे विद्युत उठाता है और वो टाइम को बोलता है, मुझे तुम्हें फार्म में लगी हुई आग के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है, तो क्या तुम मुझसे मिल सकते हो। टाइम विद्युत को जगह बता कर बोलता है, क्या तुम मुझसे 1 घंटे के अंदर वहाँ मिलने आ सकते हो। तो विद्युत टाइम को बोलता है, हाँ मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। टाइम नुच को लेकर फार्म हाउस की तरफ निकलता है, क्योंकि नुच ने भी काम करना होता है आज पेंटिंग का, जो डैड ने उसे बोला होता है करने के लिए। जब दोनों गाड़ी में होते हैं तब नुच बोलती है कि मुझे डैड ने बताया तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था, ये मैं तुम्हारे लिए हनी वाटर लेके आई हूँ। हनी वाटर देखकर पहले तो टाइम मुंह बनाता है और बोलता है, तुम्हें मेरी चिंता कब से होने लगी। इतना सुनते ही नुच अपना हनी वाटर अपने पास ले लेती है, तो टाइम उसके हाथ से ज़बरदस्ती छीन लेता है और बोलता है, हाँ मुझे इसकी ज़रूरत है, थैंक यू। दूसरे सीन में हमें विद्युत को दिखाया जाता है, जो कि छुप छुपाकर उस फार्म हाउस तक पहुंचा होता है। वहीं दूसरी तरफ जब चुन के मैनेजर को ये सब पता चलता है कि विद्युत की लोकेशन हमें फार्म हाउस की तरफ मिली है, तो वो चुन को ये सारी बातें बताता है। अपने मैनेजर को विद्युत को उसके पास लाने के लिए बोलता है। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि नुच और टाइम फार्म हाउस पहुँचे होते हैं। टाइम अपनी सेक्रेटरी को नुच को गाइड करने के लिए बोलकर नुच को उसके साथ भेज देता है। के आदमियों को विद्युत की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया होता है, तो वो उसके पीछे भाग रहे होते हैं। दूसरे सीन में हमें टाइम को दिखाया जाता है, जो कि पुलिस को लेकर विद्युत से उसी लोकेशन पे मिलने के लिए आया होता है। टाइम विद्युत को कॉल कर रहा होता है, मगर विद्युत फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। वहीं टाइम पुलिस को भी कॉल कर कर बोलता है, मैं तैयार हूँ। जैसे ही विद्युत आता है वो टाइम को आवाज़ लगाने लगता है। वहीं पीछे से एक गाड़ी आती है और वो विद्युत को उड़ाते हुए चली जाती है। विद्युत की डेथ वहीं पर हो जाती है, जिसे टाइम भी देखकर शॉक हो जाता है और वो भागते हुए विद्युत के पास आता है। तब तक विद्युत की डेथ हो चुकी होती है। वहाँ दूसरे सीन में हमें चुन की वाइफ को दिखाया जाता है, जिसे प्रेगनेंसी की वजह से वॉमिटिंग सा फील हो रहा होता है।
उसे वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है जो चुन की मॉम ने बनाया होता है। चुन की मॉम उसको ज़बरदस्ती वो खाना खाने के लिए बोलती हैं और बोलती हैं कि ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसे वो खाने की कोशिश तो करती है मगर फिर उसको वोमिटिंग सा फ़ील होता है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि चुन के मैनेजर को किसी का कॉल आता है और उसे जैसे ही पता चलता है कि विद्युत की डेथ हो गई है और वो चुन को भी ये बात बताता है। चुन ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। एक्चुअली ये डेथ, विद्युत की डेथ चुन ने नहीं करवाई होती है। इसके पीछे इस कैसीनो के मालिक का हाथ होता है। इस आदमी ने विद्युत को अपने मतलब के लिए मरवाया होता है। थोड़ी देर बाद चुन के पास इस आदमी की कॉल आती है। कैसीनो का मालिक चुन को कॉल करके बोलता है, तुम जानना नहीं चाहोगे विद्युत को किसने मरवाया है? इतना सुनते ही चुन के फेस में से तो हवाइयाँ ही उड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ विद्युत की डेड बॉडी लेने हॉस्पिटल से लोग पहुंचे होते हैं, जिसे देखकर टाइम को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो विद्युत का ब्लड अपने हाथ पर देखता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि नुच भी वहाँ पहुँची होती है। वो टाइम से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे हाथ में ये ब्लड किसका है? जिसे देखकर टाइम नुच को बोलता है, मुझे अभी घर जाना है, गाड़ी में बैठो। जैसे ही नुच गाड़ी में बैठती है, टाइम बहुत ज़ोर से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है, जिसे नुच रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि गाड़ी धीरे धीरे चलाओ, मगर टाइम नुच की बात नहीं सुन रहा होता है, जहाँ पर उन दोनों का एक्सीडेंट होते होते बचता है। नुच टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और टाइम गाड़ी से बाहर आ जाता है। नुच उससे पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें हुआ क्या है? टाइम नुच को बोलता है, मैं फिर से दोबारा फिर से फ़ेल हो गया। तो नुच बोलती है, फ़ेल? कैसा फ़ेल? क्यों? कहाँ पर फ़ेल हुए? तो टाइम बोलता है, मैं हर जगह फ़ेल हो जाता हूँ, मैं कभी भी कोई भी काम टाइम पे नहीं करता हूँ, हमेशा फ़ेल ही हो जाता हूँ। चाहे वो विद्युत का केस हो, मैं वहाँ भी लेट पहुँचा, चाहे वो तुम्हारा केस हो, मैं वहाँ भी लेट पहुँचा, मैं कोई भी काम टाइम पे क्यों नहीं करता हूँ। जितना सुनते ही नुच उसको समझाने की कोशिश करती है कि अभी तुम हमारे बारे में बात मत करो, हमारा केस बहुत ज़्यादा अलग है। टाइम को गुस्सा आ जाता है और वो नुच के ऊपर चिल्लाकर बोलता है, नहीं, हमें आज ही बात करनी होगी। तो नुच बोलती है कि नहीं, हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं है, जो भी था वो ओवर हो चुका है, मेरी लाइफ में डैड है, तुम भी अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ। टाइम को समझाते हुए बोलती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि डैड को हमारे बारे में पता चले, मैं डैड को धोखा नहीं दे सकती हूँ। ना सुनते ही टाइम को गुस्सा आ जाता है और वो नुच को ज़बरदस्ती किस करने लगता है। नुच टाइम को अपने आप से अलग करते हुए उसे एक थप्पड़ मारती है। टाइम नुच से बोलता है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती हो? तो नुच बोलती है, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। टाइम बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो, प्लीज़ एक बार बता दो ना, क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती हो? जितना सुनते ही नुच इमोशनल हो जाती है और वो बोलती है, ये मुझे दर्द देता है, मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारे साथ रहना, मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इतना सुनते ही टाइम उसको दोबारा किस करने लगता है और बोलता है, मैं भी तुमसे अलग नहीं रहना चाहता हूँ, मगर अब कर भी क्या सकते हैं। टाइम मुझको बोलता है, काश जिस टाइम तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ, मैं तुम्हें बता देता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उस टाइम को समझाते हुए बोलती है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, मेरे लाइफ पार्टनर डैड है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, मारिसा तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, प्लीज़ मेरे लिए तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। जिसे सुनकर डैड इमोशनल हो जाता है। वो नुस से एक रिक्वेस्ट करता है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें हक कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए, इस टाइम के लिए मैं तुम्हें रोक सकता हूँ? ये टाइम यहीं पर पॉज कर सकता हूँ? इतना सुनते ही नुच भी एग्री कर जाती है और वो दोनों लास्ट किस शेयर करते हैं अपना एक दूसरे के साथ। इसी मोड़ पे हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी कर दिया कीजिए। थैंक यू।